Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। खबरों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा। Thank you, Vishal. Union Cabinet approves allocation of additional food grain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Phase 4 for another 5 months. Domestic stocks logged losses of more than 0.5% amid positive global cues. Sensex falls below the 52,500 mark. And Brent crude prices rise above $75 per barrel level. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार 0.5% से अधिक के नुकसान में रहे। सेंसेक्स 52,500 के निशान से नीचे आया और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में बात सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ फैसलों के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा और 64,000 करोड़ 31,000 रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी होगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। एक अन्य फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी और सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड आरडब्ल्यूसी की सभी संपत्तियों, देनदारियों, अधिकारों और दायित्वों के विलय और हस्तांतरण की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से वित्तीय बचत के साथ साथ दोनों कंपनियों की दक्षता, क्षमता का उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकेगी। दोनों कंपनियों के विलय से कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चे कम होने का अनुमान है और आरडब्ल्यूसी के प्रबंधन खर्च में 5 करोड़ रुपए की कमी आएगी। कंपनियों के विलय से रेल साइड वेयरहाउस के निकट 50 और स्थानों पर माल गोदाम स्थापित किए जाएंगे। कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विलय की प्रक्रिया 8 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में जो 5 महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज की आवंटन की मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के हालात में? देखिए, ये जो निर्णय लिया गया था ये कि नवंबर दिवाली तक जो 5 किलो जो अनाज का जो आवंटन होगा उसका निर्णय कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने कोविड के जो एक ऐलान किया था। अब आज कैबिनेट के बैठक में इसका क्रियान्वयन करने का एक निर्णय लिया गया है। किस तरह से ये अनाज किसके ऊपर इसका जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो भी तय कर दिया गया है। इसमें अब साफ कहा गया है कि ये पूरी तरह इसका जो फाइनेंशियल बर्डन जो है
ये केंद्र के ऊपर जाएगा। इसका मतलब जो करीबन 7,000 करोड़ का जो सब्सिडी बर्डन जो है वो केंद्र के ऊपर आएगा। केंद्र अपने खजाना जो है ये सेंट्रल पूल में जो एक बफर स्टॉक जो मेंटेन करती है, उसी बफर स्टॉक से वो जो अनाज जो है वो दिया जाएगा। उसमें स्टेट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज जो आता है वो केंद्र से आता है, पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो उत्तरदायित्व है वो स्टेट के ऊपर आता है। तो उसी को इस कैबिनेट के डिसीजन से उसको इम्प्लीमेंट करने का एक निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूं कि कोविड की दूसरी लहर के बाद जो निर्णय लिया गया था कि लोगों के पास जो 80 करोड़ जो लोग जो हैं, वो मैं ये भी कह दूं कि 80 करोड़ जो लोग जो हैं हमारे करीबन जो निचले हिस्से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के 2/3 निचले हिस्से के लोग हैं, तो उनके लिए जो ये एक बहुत बड़ा एक राहत मिलेगा, क्योंकि अगर आप 5 किलो अनाज अगर प्रति कार्ड धारी के को आप दें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जो कोविड के लिए जो एक नौकरी चली गई या नौकरी में आय की कमी हुई, उसका थोड़ा बहुत जो सुलभ और फैसिलिटी बेनिफिट्स मिलती है। Moving on, Union Minister for Labour and Employment Santosh Gangwar has said that India is making collective efforts to reduce gender gap in labour force participation. He said the country is ensuring education, training, skilling and entrepreneurship development and equal pay for equal work. Mr. Gangwar said this while delivering ministerial address on Declaration and Employment Working Group priorities at G20 Labour and Employment Ministers meeting in New Delhi today. He further said the new Code on Wages 2019 bill will reduce gender-based discrimination in wages, recruitment and conditions of employment. He said women are entitled for all types of work in all establishments and employers have to ensure their safety and provisions for working hours. He informed that the duration of paid maternity leave has been increased from 12 to 26 weeks. He added that Pradhan Mantri Mudra Yojana provides financial support to women entrepreneurs to start small enterprises, and under it, collateral-free loans worth 9,000 billion rupees have been disbursed under the scheme so far. Mr. Bhattacharya, a lot of things that the minister said. He's talking about the Code of Wages, the new Code of Wages 2019. How important is this, again, in the present scenario of the country, still struggling with the COVID infection? Well, to some extent, it will be important. Because this Code on Wages is expected to reduce or almost eliminate any gender-based discrimination in wages or recruitment and conditions of employment. So therefore, what happens in a pandemic situation, not only is there a squeeze on wages, but also in the manner in which the people are employed, there are discriminations and there are neglects of basic norms for wage payments, and they can be in evidence. So therefore, this Code on Wages will certainly go to some extent to address those distortions or problems in the wage disbursement and wage allocation formula. Now, this is part of the overall labor reform agenda of the government. You will recall that there are 3 other codes which are already in place. There is a code on safety, there is a code on wages, there is a code on, there is a third code on safety also. So these are part of the labor reforms which were introduced, and the cabinet as well as parliament had approved last year sometime in the summer after COVID. Yes, this will help the situation in the post-COVID scenario, but I will look at these changes more from a long-term perspective of how they will address the labor market rigidities and how they will ensure that the working classes do not get shortchanged or their
ability to earn their rightful wages in a proper way in any situation, whether it be COVID or not COVID. जी, और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक के नुकसान के साथ बंद हुए। एशियाई शेयर बाजारों में तेजी के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 52,500 के निशान से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 5,700 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.54% के नुकसान से 283 अंक लुढ़ककर 52,306 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक के नुकसान से 14,687 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो गिरावट यहां भी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.26% की गिरावट दर्ज हुई और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.43% नुकसान में रहा। The Sensex and the Nifty today closed with losses of more than 0.5%. Domestic stocks fell even as other Asian stocks were positive. The Sensex finished below the 52,500 mark, while the Nifty settled below 15,700 level. The Sensex declined 283 points or 0.54% to end at 52,306. The Nifty depreciated 86 points or 0.54% again to settle at 14,687. The broader market at BSE also fell. The mid-cap index ended 0.26% down and the small-cap index slipped 0.43% down. In the Sensex pack, shares of 8 companies climbed while 22 fell. Maruti was the top gainer as it surged 2.3%. Titan climbed 1.5% and Bajaj Finserv rose 1.2%. In the list of companies which fell, Kotak Bank and Larsen & Toubro both plunged 1.3%. Tata Steel and TCS both fell 1.2%. In sectoral indices, shares of 16 out of 19 sectors declined. The consumer durables sector rose 0.8% and auto gained 0.5%. Among the list of sectors which fell, oil and gas and utilities both closed 1.2% down and the metal sector fell 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,489 companies gained while 1,758 fell. The shares of 129 companies remained unchanged. Mr. Bhattacharya, as yesterday we saw another session of volatility today in the markets as the morning gains were, you wiped out amid, profit booking. Now, what do you attribute it to, your first comments? Sorry, could you repeat your question? Yes. Attribute to? What I asked was that today we saw that the markets closed, the Sensex, declined 283 points. The markets closed in red. Yeah. Now today the session was marked by volatility as it was marked by volatility yesterday also, but yesterday it was a flat close. So what is happening? Why are the markets, there was a lot of the markets, in the morning there were gains, but they were wiped out towards the end due to profit booking. So what do you think are the reasons for it? Even though, global cues are positive, we saw that the Asian markets are doing well. Yeah, what is happening right now is that you are witnessing volatility in the markets because as you saw yesterday, the markets reached a new high. And therefore, the markets, once they reach the new high, the stock market participants, they get a little bit nervous because they are looking for new cues by which they can see the market sustain itself on those high levels. But as you have seen in today's trading, there is a bit of profit booking because the markets seem to be facing some sort of resistance, and at this level, the new level, the markets are likely to face the resistance, and even going by the various technical analysis that one has come across, that the markets will remain range bound going forward because the earnings seasons is more or less coming to an end, and the markets have already taken into account those earnings increases, the huge profit rise, the bottom line increase into the kind of surge that you saw in both in Sensex and Nifty. So therefore, the markets are now waiting for the next incentive or next trigger, and probably that will come depending on whether there is a clear emergence from the COVID situation and economic activity coming back
to its earlier flow. So in my view, the markets will remain skitty and the markets will remain range bound in the next few weeks, and reflecting this, an element of nervousness on the part of the market participants, because this is a new level that has been reached, and it will take some time before the market participants get wind of new triggers in a further boost before the actually markets reach new higher levels. Another thing is that Moody's Investor Services, it came out today that it has slashed India's growth projection to 9.6% for the 2021 calendar year from its earlier estimate of 13.9%. Do you think that could have also, had an effect on the markets and dampened market sentiments to a little? I would, you are right. The Moody's has come out with a growth forecast which is slightly lower than what they had earlier given. But I don't think the markets are responding to a growth deceleration in the estimates that different analysts and different agencies are putting out, because the markets have already actually factored these COVID second wave impact on the economic growth in their overall market participation levels. So therefore, I don't attribute the market the skittishness or the instability or the volatility in the market today, or you might see this volatility continue for some more time because of the growth forecast. The growth forecast is something that has already been factored in by the markets. जी, और भट्टाचार्य जी, दीर्घावधि लहजे से अगर देखें हम नजरिए से, तो क्या ये बाजार में अभी हाल फिलहाल में तो वोलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन क्या आगे दीर्घावधि नजरिए से देखें तो बाजार में तेजी आएगी? और देखिए, जो आप तेजी की जो बात कर रहे हैं, उसको वो निर्भरशील रहेगा किस तरह से हमारी अर्थनीति, भारतीय अर्थनीति किस तरह से जो पुरानी जो गति में कितनी जल्दी वापस आ सके, पहली बात। दूसरी बात, किस तरह से जो कोविड-19 की जो एक तीसरी लहर की जो एक डर जो है लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर में, उसका कितना बड़ा प्रभाव रहेगा, तीसरी लहर आती है कि नहीं आती है, और अगर आती भी है तो किस तरह से हमारी आर्थिक गतिविधियों में इसका प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। तीसरी बात यह है कि जो विश्व में जो एक लूज मनी पॉलिसी जो सारे विश्व के जो सेंट्रल बैंक्स अपना रहे हैं, जिसका लूज मनी का मतलब ये है कि पैसा, लिक्विडिटी काफी है, भारतवर्ष में भी, भारत की अर्थनीति में भी लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, वो कितने दिन और भी चलता रहेगा और कितने महीने तक ये इंटरेस्ट रेट रेजिम जो है, जो सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट रेजिम है, वो चलता रहेगा। और सो ये तीन चीजों के ऊपर मार्केट की अगली दीर्घावधि की जो गति जो है, तेजी है, वो निर्भर करेगा। बट अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करते हैं, आप एनालिस्ट की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो मार्केट की जो गति जो है वो रेंज बाउंड रहेगी। ऊपरी हिस्से में बहुत लोगों का मानना है कि करीबन 56,000 से 60,000 तक जा सकती है, और निचले में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए तृतीय लहर की जो अगर प्रभाव ज्यादा लगता है, अगर आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से वापस न आए, ये मार्केट नीचे भी जा सकती है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मार्केट में एक जो वॉलेटिलिटी जो है, नर्वसनेस जो है, वो इसी कारण के लिए है। ऐसे अवस्था में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अगर वो ट्रांजैक्शन करें, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं होगा। अच्छा यही रहेगा कि अगर मार्केट थोड़ी बढ़े तो प्रॉफिट बुकिंग करें, जो मार्केट नीचे गिरी तो अगर परचेस करें उसी टाइम में। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट ठीक है, पर जो सेफ और सिक्योर स्लीपिंग इन्वेस्टर है, उसके लिए ये मार्केट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जी भट्टाचार्य जी, यहाँ मुद्रास्फीति के संदर्भ में भी बात करना चाहेंगे कि जो अभी ताजा आंकड़े आए मुद्रास्फीति के, और जो ये थोक मुद्रास्फीति जो है वो WPI मई में 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो ऐसे में ये
जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, ये इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए कितना आप इसको एक चिंताजनक मानते हैं, और ऐसे में केंद्रीय बैंक के सामने आप क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, मुद्रास्फीति का जो डर जो है वो अर्थनीति के लिए और लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट डर है। ये डर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेवर्स के लिए वो नेगेटिव बन जाता है। ऑलरेडी अगर मान लीजिए आप बैंक में आपकी जो पैसा जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो नेगेटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 5% है और अगर आपका सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट अगर 3.5-4% है तो आपकी जो पैसे की जो एक्चुअल वैल्यू है वो गिर रही है, बल्कि बढ़ नहीं रही है इंटरेस्ट रेट के साथ साथ। तो मैं ये समझता हूं कि इन्फ्लेशन का जो डर, जो भय, जो चिंता, ये तो एकदम जायज है। पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो चैलेंज जो है वो कौन सा है, वो इन्फ्लेशन है या देश की अर्थनीति में ग्रोथ को वापस लाना। तो ये एक द्वंद्व जिसे हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि या मुद्रास्फीति, इसमें किसके ऊपर आप ज्यादा जोर देंगे। जो हमने अभी तक देखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस द्वंद्व में वृद्धि के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने साफ साफ पिछली जो तिमाही जो मौद्रिक नीति की जो समीक्षा करते हैं उसमें उन्होंने साफ साफ ग्रोथ के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेटिव रहेगी क्योंकि ग्रोथ को लाना बहुत जरूरी है। ये एक विवादास्पद विषय है। ये आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शायद मुद्रास्फीति में ज्यादा जोर देना चाहिए था। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जमाना है, उसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज्यादा होना चाहिए। पर मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि इस वक्त ग्रोथ की ज्यादा जरूरी है, और मुद्रास्फीति 5-5.5% अगर चलता रहे, हाँ जरूर लोगों को चोट तो पहुंचेगी, पर जो स्ट्रैटेजी अपनाया गया है वो है कि अगर ग्रोथ से हम ये इन्फ्लेशन की चंगुल से वापस आ सकते हैं और भी ज्यादा ग्रोथ में। Mr. Bhattacharya, you mentioned about how the markets are bound to be range bound, and we're going to see volatility. But according to a SBI report that came out yesterday, Indian companies' markets capitalization grew at the fastest pace last year among the major economies, despite a contraction in GDP. So, a clear indication that it's a reflection of the bull run in the markets. But the report says that this poses risks to financial stability. What would you say to that? Well, I think the risk to the financial stability comes from a variety of factors. One is the health of the financial sector. And I think that the health of the financial sector is certainly a cause for concern. We are eagerly waiting for the financial sector's sustainability report, which is due to come at the end of this month or maybe early next month. And we have to see what is the level of the non-performing assets of the financial sector. Have they grown beyond the 13% level, the NPA as a share of the weighted assets? That is something that one has to closely watch, because once you have the financial sector getting deeper into unsustainable or instability of this nature, where NPAs keep rising, then I think the engine of growth that the financial sector is supposed to be, that engine of growth will get a major shock. So therefore, one has to be very, very wary and keep watch on the health of the financial sector. And I entirely agree that unless you recoup and recover the financial sector and its health and its stability, the long-term sustainability of economy and the growth will be a question mark. और अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 9 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर में कमजोरी के कारण रुपए में ये मजबूती देखी गई है। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.13% की गिरावट से 91.64 पर चल रहा था।
रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। अमेरिकी शेयर बाजारों में कल की तेजी के बाद आज एशियाई शेयर बाजारों में बढ़त का रुख रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की बढ़त रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% ऊपर बंद हुए। जापान के निकेई बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में कारोबार कुल मिलाकर मिला जुला रहा। लंदन के FTSE 100 में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.3% की गिरावट में रहे। Moving on to the U.S. markets, the Nasdaq ended at a record high yesterday, led by top tech companies. Microsoft's stock market value breached $2 trillion for the first time. Apple, Facebook and Amazon also rallied. Investors also focused on growth stocks. On the other hand, in a congressional hearing, Federal Reserve Chair Jerome Powell reaffirmed the U.S. Central Bank's intent to encourage a broad and inclusive recovery of the job market and not to raise interest rates too quickly based only on the fear of coming inflation. The Dow Jones Industrial Average added 0.2%, the S&P 500 climbed 0.5%, and the Nasdaq Composite Index gained 0.8%. Mr. Bhattacharya, clearly the markets seem to have lost, the investors have shrugged off that slight nervousness that was there when last week one of the Fed officials said, of bringing a hike in the interest rates being earlier than was expected. Now Jerome Powell has put those fears to rest. The U.S. is experiencing and anticipating significant growth in the coming year. Any economy that is expected to, in a large economy like the U.S., which is expecting to grow at that level, it will be very, very concerned about both inflation and the kind of the asset bubble that this kind of growth might create. So therefore, the U.S. Fed Chairman Jerome Powell is naturally little concerned and little watchful. But I don't think that easy money policy or the loose money policy is going to see an end very soon. On the contrary, there will be pressure on even the U.S. Fed to maintain the current stance so that the growth momentum that is already being witnessed, they are sustained. But of course, the easy money policy gives rise to fears of inflation. But the U.S. is in a different zone altogether, with low unemployment, with high growth. Yes, inflation is returning, but that inflation probably can be managed with a growth rate that may well be closer to 5 to 6%. Moving on to commodities, crude oil values in many parts of the world are rising on stronger demand and tighter supply. In intraday trade, Brent crude was trading at around $75.60 per barrel, while WTI crude prices were around $73.60 per barrel. Mr. Bhattacharya, you were earlier mentioning this tug of war, so to speak, between, on the one hand inflation and on the other hand economic growth. Now, looks like, the way the prices of crude are going northwards, if you talk about India, we see that the prices have crossed rupees 100 in a lot of places, and in which, in fact, more than 50% is due to central and state taxes. And the RBI also, in its Monetary Policy Committee, has suggested that these taxes be cut to ease inflationary pressure on the economy. Again, a big dilemma for the government. Very short comment. Well, I think it's a dilemma because the monetary policy has made its stance very clear that it will remain accommodative. And I think the Reserve Bank of India in many ways is waiting how the central government responds to its part of the challenge, which is to what extent it can release more money into the system by way of fiscal policy relaxations. So one has to wait and see how these things pan out. और बात एक और कमोडिटी सोने की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त माह के सौदों के लिए सोना 70 रुपए महंगा होकर 47,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी में भी 190 रुपए की मजबूती आई। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी का भाव 67,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। डॉक्टर A.K. Bhattacharya, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Union Cabinet approves allocation of additional food grain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Phase 4 for another 5 months. And domestic stocks logged losses of more than 0.5% amid positive global cues.
And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.